हेलो एवरीबॉडी, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। आई एम दीपिका फ्रॉम लर्नो हब, एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एंड एसएसटी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnerhub.com। तो आज का सेशन हमारे प्रीवियस सेशन का ही कंटिन्यूएशन है, जहां पर हम आईसीएसई क्लास 8 ज्योग्राफी का चैप्टर इंडिया ज्योग्राफिकल फीचर्स को ही कंटिन्यू करने वाले हैं। क्योंकि ये चैप्टर लंबा है तो हम इस चैप्टर को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं और आज हम बात कर रहे हैं सेकेंड पार्ट की, जहां पर हम प्लेटूज, डेजर्ट्स और इवन कंजर्वेशन के बारे में भी पढ़ेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। तो बात करते हैं पेनिनसुलर प्लेटूज की। तो पेनिनसुलर प्लेटू इंडिया का सबसे पुराना लैंडमास है, मतलब इंडिया में सबसे पहले पेनिनसुलर प्लेटू ही था। तो ये जो लैंडमास है ये कवर करता है हमारा प्लेटूज। प्लेटूज क्या होते हैं? अगर आप कभी भी किसी भी रीजन का अगर आप टॉप व्यू देखो और वहां से अगर आपको ऐसा लगे कि नीचे मेन लैंड है और उस मेन लैंड से ऊपर उठकर एक टेबल है, तो बेसिकली ये लैंड के ऊपर एक टेबल सा बना देते हैं। लैंड के ऊपर एक टेबल उठकर एक फ्लैट सा हिस्सा होता है जिसे हम प्लेटू बुलाते हैं। जब हम पेनिनसुलर प्लेटू की बात करते हैं तो ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट का सबसे पुराना लैंड मास है और ये नॉर्दर्न प्लेन्स से साउथ की तरफ एक्सटेंड करता है। मतलब कि हम अगर यहाँ पर हमने देखा था कि कैसे अलग अलग तरह की माउंटेन रेंजेस थी, करेक्ट। उसके बाद ये वो रीजन था जहां पर प्लेन्स वाला हिस्सा था, जहां पर प्लेन्स थे, गंगा प्लेन्स, यमुना प्लेन्स थे। इससे नीचे जब हम आ जाते हैं, मतलब इस रीजन में ये वाला जो हमारा इंडिया का पूरा रीजन है, यहां पर है पेनिनसुलर प्लेटू। बात क्लियर हो गई। अब बात ये है कि ये कहां पर है। अगर आपको लोकेशन बतानी हो तो आप बोलोगे कि दे लाई साउथ ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स। तो ये जो नॉर्थ के प्लेन्स है उसके साउथ में हमें पेनिनसुलर प्लेटू देखने को मिलता है और ये इंडिया का सेंट्रल, ठीक है, तो ये सेंट्रल वाला पोर्शन है और ये सर्दर्न पोर्शन है। तो इट कवर्स लार्ज पार्ट ऑफ द सेंट्रल एंड द सर्दर्न इंडिया। और ये किससे बना है? इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक से। क्योंकि इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक से बना है, सो दिस पार्ट इज वेरी वेरी रिच इन मिनरल्स, जैसे कि कोल हो गया, आयरन हो गया। तो ये सारी चीजें काफी ज्यादा पाई जाती हैं इस रीजन में। अब पेनिनसुला क्या होता है, ठीक है, एक डिस्कशन करते हैं अबाउट व्हाट अ पेनिनसुला इज। सो पेनिनसुला बेसिकली एक ऐसा पीस ऑफ लैंड होता है जो 3 तरफ से वाटर बॉडीज से सराउंडेड होता है। अब मैप आपके सामने है, ठीक है, मैंने मार्क भी कर दिया है कि कहां पर पेनिनसुलर प्लेटू है। तो क्या आप बता सकते हो कौन कौन से वाटर बॉडीज हैं? एग्जैक्टली, यहाँ पर अरेबियन सी है, यहाँ पर इंडियन ओशन है, सॉरी यहाँ पर बे ऑफ बंगाल है और नीचे आकर है इंडियन ओशन। तो ये एक ऐसा लैंड मास है जो 3 तरफ से वाटर बॉडीज से सराउंडेड है। सो दैट इज व्हाट इज पेनिनसुला। बात क्लियर हो गई। अब पेनिनसुलर जो प्लेटू है ये एक ऐसा प्लेटू है जो 2 हिस्सों में बंटा हुआ है। 2 हिस्सों में कैसे बटा है? तो ये आप भी एक रिवर देख रहे हो, ये रिवर है नर्मदा रिवर। कौन सी रिवर है? नर्मदा रिवर। नर्मदा रिवर, इंडिया की जो नर्मदा रिवर है वो इस प्लेटू को 2 हिस्सों में डिवाइड कर रही है, यानी कि पेनिनसुलर प्लेटू को 2 हिस्सों में डिवाइड कर रही है। एक है सेंट्रल हाईलैंड्स और दूसरा है डेक्कन प्लेटू। तो बेसिकली जो बिल्कुल नॉर्दर्न प्लेन्स के साथ है, इंडिया के ऑलमोस्ट सेंटर में है, वो है सेंट्रल हाईलैंड्स। और जब हम साउथ की तरफ आते हैं टिल कन्याकुमारी, यहाँ पर है डेक्कन प्लेटू। बात क्लियर हो गई। तो यहाँ पर क्योंकि दिस इज मेड अप ऑफ इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स, तो यहाँ पर बहुत सारे मिनरल्स हैं और बहुत सारे मिनरल्स होने की वजह से इंडिया का जो ये हिस्सा है ये काफी ज्यादा फर्टाइल है। ओके, अब शुरू करते हैं सबसे पहले पेनिनसुलर प्लेटू के सबसे पहले हिस्से के साथ, जो कि है सेंट्रल हाईलैंड्स। तो पेनिनसुलर प्लेटू का जो पहला हिस्सा है वो है सेंट्रल हाईलैंड, जो इंडिया के ऑलमोस्ट सेंट्रल रीजन में हमें देखने को मिलते हैं। तो हमने जैसे पढ़ा था कि नर्मदा रिवर है, तो देखो नर्मदा रिवर ना, मतलब आप ऐसे को समझ लो, यहाँ पर इस रीजन में नर्मदा रिवर है। नर्मदा रिवर इस प्लेटू को, पेनिनसुलर प्लेटू को 2 हिस्सों में बांट रही है। एक है सेंट्रल हाईलैंड्स और एक है डेक्कन प्लेटू। तो यहाँ पर ऊपर है सेंट्रल हाईलैंड्स और यहाँ नीचे की तरफ को है डेक्कन प्लेटू। क्लियर हो गई इतनी सी बात। तो
अगर हम नर्मदा रिवर की लोकेशन से देखें तो सेंट्रल हाईलैंड्स नर्मदा रिवर के नॉर्थ में है, करेक्ट। अब ये जो सेंट्रल हाईलैंड्स है ना, तो बेसिकली ये ग्रुप है कुछ प्लेटूज का। सो इट इज अ ग्रुप ऑफ प्लेटूज। कौन कौन से प्लेटूज हैं? मालवा प्लेटू, छोटा नागपुर प्लेटू, बुंदेलखंड प्लेटू, बघेलखंड प्लेटू। ठीक है, मार्क करें इसको थोड़ा सा। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ऑलमोस्ट इस रीजन में आपको मिलेगी देखने को कौन सी रिवर? नर्मदा रिवर। नर्मदा रिवर के ऊपर मतलब नॉर्थ की तरफ अगर हम जाएंगे तो यहाँ पर है मालवा प्लेटू, बुंदेलखंड प्लेटू, बघेलखंड प्लेटू और ये है छोटा नागपुर प्लेटू। तो मतलब ये 4 प्लेटूज हैं। ये 4 प्लेटूज का एक ग्रुप है जिसने बनाया है सेंट्रल हाईलैंड्स, करेक्ट। ओके, आगे बढ़ते हैं। नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट कि ये जो सेंट्रल हाईलैंड्स है ये बने हुए हैं कौन सी रॉक्स के? इग्नियस रॉक्स के। इग्नियस रॉक्स क्या होती हैं? जब लावा निकलता है, लावा गर्म होता है, अब लावा जब ठंडा हो जाता है और इस ठंडे लावा से कुछ स्टोन्स नहीं, कुछ बनती हैं रॉक्स। ये रॉक्स से मिलकर बना है हमारा सेंट्रल हाईलैंड्स। मतलब बहुत टाइम पहले कभी ऐसा हुआ होगा कि यहाँ पर निकला होगा लावा। लावा गरम गरम था, धीरे 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 लावा ठंडा होने लगा और ये लावा इसी जगह पर ठंडा हो गया और इसने बना दी कुछ रॉक्स जिन्हें हमने बुलाया है इग्नियस रॉक्स। ओके, आगे बढ़ते हैं। नाउ दीज आर ड्रेन्ड बाय रिवर्स। अब ये जो पूरा सेंट्रल हाईलैंड है ना, यहाँ पर बीच बीच में कुछ कुछ रिवर्स जो हैं वो ड्रेन होती हैं। यहाँ पर कौन कौन सी हैं? चंबल, सिंध, बेटवा, सोन एंड दामोदर। तो बेसिकली अगर हम यहां तक देखें, मतलब इन तीनों को देखें, सो दीज आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर यमुना। ठीक है, तो यमुनोत्री जो है, यमुना का जो स्रोत है यमुनोत्री, वहां से निकलती है यमुना। तो अगर आप रफली इसको देखो ना, तो कहीं यहां से हम बोलते हैं कि यहां जैसे से कहीं से यमुना निकलती है और वो चलते चलते ऐसे आगे को आ जाती है। ठीक है, तो थोड़ा सा और इसको बेटर मार्क करते हैं। ओके, तो लेट मी जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ओके, तो चलो अब हम इसको मार्क करेंगे विथ ब्लू। ठीक है, तो यमुनोत्री का क्या है कि यमुनोत्री कुछ यहां से आएगी, ठीक है, यहां से आगे बढ़ती जाएगी इस तरह, राइट। अब इसी यमुना से पहले चंबल, फिर सिंध, फिर बेटवा, राइट, और दूसरी तरफ से आएगी रिवर गंगा और ये दोनों मिल जाएंगी एक जगह पर। ये रफ लोकेशन है, कहां पर मिलेगी? गंगा और यमुना मिलेंगी इलाहाबाद में। इलाहाबाद जिसे आज हम प्रयागराज के नाम से भी जानते हैं। और इसके आगे अगर आप जाओगे तो यहाँ पर सोन है, यहाँ पर आपको दामोदर रिवर दिखेगी। तो बेसिकली ये इन्हीं रिवर्स की ट्रिब्यूटरीज हैं जो इन हाईलैंड्स में आकर ड्रेन होती हैं, इस प्लेटू में आकर ड्रेन होती हैं। सो इनके फीचर्स हैं कुछ स्पेशल फीचर्स जैसे रिफ्ट वैलीज और ब्लॉक माउंटेन्स। तो रिफ्ट वैलीज क्या होती हैं? तो यहाँ पर ना हमें रिफ्ट वैलीज और ब्लॉक माउंटेन्स देखने को मिलते हैं। रिफ्ट वैलीज मतलब कि रिफ्ट आ गई है, उनमें दरार आ गई है, कि जैसे ये एक पहले लैंड एरिया था। ओके, अब इस लैंड एरिया में ना बीच में दरार आ गई, लड़ाई हो गई इनकी आपस में, तो ये जो कुछ पार्ट था ये ऊपर ही रह गया, बाकी पार्ट नीचे चला गया और ये दूसरी साइड का पार्ट भी ऊपर रह गया। तो ये हो जाती हैं रिफ्ट वैलीज। अब बात करते हैं ब्लॉक माउंटेन्स की। ब्लॉक माउंटेन्स में एग्जैक्टली इसका ऑपोजिट होता है। तो यही एक माउंटेन मतलब यही एक लैंड का पीस था जिसमें से ये वाले पोर्शंस नीचे धंस जाएंगे, ठीक है, तो ये वाले पोर्शंस नीचे रह जाएंगे और बीच में एक पार्ट जो है लैंड का वो ऊपर उठा हुआ रह जाएगा और इसे हम बुलाएंगे ब्लॉक माउंटेन। बात क्लियर हो गई। सो दीज आर द सेंट्रल हाईलैंड्स। अब हम चलते हैं डेक्कन प्लेटू की तरफ। तो डेक्कन प्लेटू मतलब वो हिस्सा पेनिनसुलर प्लेटू का जो कि साउथ में है। किसके साउथ में है? तो ये है हमारी नर्मदा रिवर और नर्मदा रिवर के अब साउथ में है एक और प्लेटू जिसे हम बुलाते हैं डेक्कन प्लेटू, राइट। इस डेक्कन प्लेटू के अराउंड ना अलग अलग आपको रेंजेस दिखाई देंगी जैसे सतपुरा, महादेव, माईकला और कायमूर हिल्स, राइट। तो सबको मार्क करें थोड़ा थोड़ा सा, ठीक है।
याद रखना है, मतलब रफली लोकेशन आपको पता होनी चाहिए कि कौन सी रिवर कहाँ है, कहाँ से वो ट्रिब्यूटरीज निकल रही हैं, छोटा नागपुर प्लेटू कहाँ है, बुंदेलखंड प्लेटू कहाँ है, सतपुरा रेंज कहाँ है, तो रफली आपको आइडिया होना चाहिए। तो अब मार्क करते हैं इन रेंजेस को जो कि डेक्कन प्लेटू के नॉर्थ में है। कौन कौन सी है? ये है नर्मदा रिवर, नर्मदा रिवर के ऊपर यहाँ पर है सतपुरा रेंज, इसके नीचे है महादेव, इस तरफ आ जाओगे तो माईकला, और यहाँ पर है कैमूर हिल्स, राइट। तो रफली आपको लोकेशन समझ आ गई कि कहाँ पर है इनकी लोकेशंस। तो ये सब डेक्कन प्लेटू के नॉर्थ साइड पर है। अब डेक्कन प्लेटू शुरू होता है ऑलमोस्ट सेंट्रल इंडिया से और ये जाता है, एक्सटेंड होता है टिल द सदर्न मोस्ट टिप दैट इज कन्याकुमारी। तो इसमें ये जो पूरी रेंज है ना, मतलब ये जो पूरा डेक्कन प्लेटू है, इसमें दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। क्या है? जो वेस्ट कोस्ट पे है, तो ये इंडिया है, इंडिया का ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। तो इसके बिल्कुल वेस्ट के अलोंग एक लंबा सा एक पूरा प्लेटू है, थोड़ी माउंटेन्स जैसी देखने को मिलती हैं, ये बनाता है वेस्टर्न घाट्स, और जो ईस्टर्न साइड पर होता है ये है ईस्टर्न घाट। ओके, नाउ द वेस्टर्न घाट्स, तो ये इंडिया के वेस्ट कोस्ट के अलोंग पूरा ऊपर से लेके नीचे तक है। इट इंक्लूड सह्याद्री, नीलगिरी, अनाईमलाई, कार्डमम हिल्स, और इनकी जो हाईएस्ट पीक है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस पॉइंट को अच्छे से याद रखना। वेस्टर्न घाट की जो हाईएस्ट पीक है वो कहाँ पर है? आप सोचोगे होगी कहीं मतलब तमिलनाडु साइड पर नहीं, ये है केरला में, जिसकी हाइट है 2695 मीटर और उसका नाम है अनाई मुड़ी। ओके, क्या नाम है? अनाई मुड़ी। तो ये याद रखना है। फिर आते हैं हम ईस्टर्न घाट्स। तो इंडिया का जो ईस्ट वाला कोस्ट है वहां पर है ईस्टर्न घाट्स एंड इट इज ब्रोकन बाय रिवर्स, राइट। तो अब ये जो पूरा का पूरा ईस्टर्न घाट है ना, इसके बीच बीच में ना बहुत सारी रिवर्स हैं और रिवर ने ये कंटिन्यूअस नहीं है। जैसे अगर हम वेस्टर्न घाट्स की बात करें तो वेस्टर्न घाट्स ऑलमोस्ट कंटिन्यूअस हैं, लेकिन ईस्टर्न घाट्स जो हैं ये थोड़े से ब्रोकन हैं क्योंकि इन घाट्स के बीच बीच में कुछ रिवर्स आती हैं जो इनको ब्रेक करती हैं। सो दे मर्ज विद वेस्टर्न घाट्स इन नीलगिरीज। तो नीलगिरीज एक ऐसी जगह है, मतलब अब अगर आप इस मैप में मार्क करोगे ना तो ये है केरला, ठीक है, ये है तमिलनाडु, राइट, और ये है हमारा कर्नाटका, राइट। इन तीनों के ना यहाँ पर इस रीजन में एक हिल की रेंज पाई जाती है जिसे हम बुलाते हैं नीलगिरीज, ठीक है। तो ये काफी सारी रेंजेस हैं एक साथ जिन्हें मिलकर हम नीलगिरीज बुलाते हैं। ये केरला में भी हैं, मतलब ये तीनों स्टेट्स में है, केरला, कर्नाटका और तमिलनाडु। तो जो हमारे वेस्टर्न घाट्स हैं और जो हमारे ईस्टर्न घाट्स हैं ये मिलते हैं आकर यहाँ पर, कहाँ पर? नीलगिरीज में। याद रहेगा कहाँ मिलते हैं? नीलगिरीज में। अगेन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट द कंपैरिजन ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट। काफी इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आपके टीचर आपको ऐसे ही कोई भी दो पॉइंट्स लिखने को दे देते, हो सकता है कि वो किसी स्पेसिफिक पॉइंट पर आपसे डिफरेंस पूछे, तो हम इन डिफरेंसेस को अच्छे से पढ़ेंगे ताकि अगर एग्जाम में हमसे किसी भी बेसिस पर डिफरेंस पूछ लिया जाए हम उसको अच्छे से लिख सकें। ओके, चलो शुरू करते हैं वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट। तो वेस्टर्न घाट्स की डायरेक्शन, तो डायरेक्शन की बात करें तो वेस्टर्न घाट्स कहाँ पर हैं? तो अगर आप इंडिया का ये वाला पोर्शन देखो तो इंडिया के वेस्ट कोस्ट पर वेस्टर्न घाट्स हैं जो नॉर्थ से साउथ की तरफ एक्सटेंड होते हैं। क्लियर? तो और यहाँ पर कुछ ऐसा पार्ट है हमारे इंडिया का, राइट। तो ये सो दे आर पैरेलल टू द वेस्टर्न कोस्ट, दैट इज ये रिवर तापी से शुरू होते हैं कन्याकुमारी तक। तो बिल्कुल यहाँ पर तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक ये घाट्स जाते हैं और ये शुरू होते हैं यहाँ से जहां पर रिवर तापी है। तो क्या आपको पता है कि रिवर नर्मदा कहाँ है और रिवर तापी कहाँ है? तो मतलब रिवर नर्मदा ऊपर है जो कि पेनिनसुलर प्लेटू को सेंट्रल हाईलैंड्स और डेक्कन प्लेटू में डिवाइड कर रही है, और ये है रिवर तापी जो नर्मदा रिवर के नीचे से बहती है और यहाँ से शुरू होते हैं हमारे वेस्टर्न घाट्स।
अब आओ ईस्टर्न घाट्स पे। तो ईस्टर्न घाट्स ना, ये पूरा जो एरिया है यहाँ पर ईस्टर्न घाट्स है। तो मतलब ये हमारी कंट्री का जो नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन है, वहां से हमारी कंट्री के साउथ वेस्ट की तरफ को जाते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल साउथ में ही रहते हैं, बट ये इस रीजन में काफी फैले हुए हैं साउथ वेस्ट में, नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट में, याद रखनी है ये बात। सो ये उड़ीसा से शुरू होते हैं नीलगिरी हिल्स तक। अभी बताया था मैंने नीलगिरी हिल्स कहाँ पर है। ये एक ऐसी हिल्स की रेंज है, मतलब बहुत सारी रेंजेस हैं जो कि तमिलनाडु, केरला और कर्नाटका को में तीनों में ये फैली हुई है। ओके, और ये वो एरिया है जहां पर ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स आपस में मर्ज करते हैं। नाउ कमिंग ऑन टू द सोर्सेज ऑफ रिवर, अगर हम वेस्टर्न घाट्स की बात करें ना, तो बहुत सारी रिवर्स हैं जो यहाँ से ओरिजिनेट होती हैं, जैसे कृष्णा, गोदावरी, कावेरी। वहीं पर अगर हम ईस्टर्न घाट्स में आ जाएं तो यहाँ से कोई भी रिवर्स ओरिजिनेट नहीं होती हैं, लेकिन रिवर्स कट करती हैं यहाँ पर बहुत सारी रेंजेस को। अब रेनफॉल की बात करें तो जो वेस्टर्न कोस्ट है हमारा, तो यही वेस्टर्न कोस्ट जहां पर महाराष्ट्र है, फिर गोवा है, फिर और नीचे आ जाओ तो कर्नाटका है, फिर केरला है। तो यहाँ पर अरेबियन सी की तरफ से, तो ये देखो मैंने फिर से बनाया है, तो इस तरफ है अरेबियन सी, राइट, और इस वाली साइड पर है बे ऑफ बंगाल। तो अरेबियन सी से जो बारिश आती है वो इस वेस्टर्न घाट्स की तरफ को आती है और यहाँ पर खूब सारी बारिश होती है। तो यहाँ पर हैवी रेनफॉल देखी जाती है। वहीं पर बे ऑफ बंगाल से जो मॉनसून उठते हैं उसकी वजह से ईस्टर्न घाट्स में कम रेनफॉल देखी जाती है। तो अब अगर आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक वर्ड लिखा है परपेंडिकुलर और एक लिखा है पैरेलल। तो आप बोलोगे कि मैम हम मैथ्स में जा रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं, लेकिन थोड़ा सा इसको समझने के लिए जरूरी है कि वेस्टर्न घाट्स में हैवी रेनफॉल क्यों होती है और ईस्टर्न में रेनफॉल कम क्यों होती है। तो वेस्टर्न घाट्स में क्या होता है कि यहाँ पर है वेस्टर्न घाट्स, और जब रेनफॉल आती है, मतलब ये जो मॉनसून विंड्स उठती है ना, ये बिल्कुल जाती हैं और वेस्टर्न घाट से टकरा जाती हैं। तो जब ये वेस्टर्न घाट से टकराती हैं तो अब ये बादल ऊपर उठते हैं और यहाँ पर खूब सारी बारिश कर देते हैं। ठीक है, मतलब ये विंड्स यहाँ से ऊपर उठती हैं और खूब सारी बारिश कर देती हैं। लेकिन जब हम ईस्टर्न घाट्स की बात कर रहे हैं तो जो बे ऑफ बंगाल से मॉनसून विंड्स उठ रही हैं, ये इसके पैरेलल जा रही हैं। ठीक है, ये इस तरफ को नहीं जा रही हैं कि गई और परपेंडिकुलर गई और टकरा गई, नहीं, ये एकदम पैरेलल चल रही हैं। तो पैरेलल चल रही हैं तो ये ना ही इन रेंजेस से टकराती हैं और ना ही यहाँ पर बहुत ज्यादा बारिश होती है। तो ये तो था हमारा रेनफॉल का डिफरेंस। अब हम आते हैं फिजिकल डिवीजन। तो जैसे हमने पहले पे डिस्कस किया था कि वेस्टर्न घाट्स जो हैं वो एक कंटिन्यूअस रेंज है, बहुत ही कम ऐसी जगह है जहां से हम इनको पास कर सकते हैं, बहुत मतलब काफी कम पासेस हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन वहीं पर जो हमारे ईस्टर्न घाट्स हैं वो काफी डिसकंटिन्यूअस हैं, बहुत सारी रिवर्स हैं जो इनको बीच बीच से काट रही हैं, इसलिए ये काफी डिसकंटिन्यूअस हैं। आगे एलिवेशन की बात करें तो वेस्टर्न घाट्स ज्यादा ऊंचे हैं, ईस्टर्न घाट्स कम ऊंचे हैं। तो कितना है, एवरेज 900 से 1100 मीटर अबव सी लेवल। वहीं पर ईस्टर्न घाट्स थोड़े कम हैं, अराउंड 600 मीटर अबव द सी लेवल। बात क्लियर हो गई, आगे बढ़ते हैं। नाउ कमिंग ऑन टू द डेजर्ट्स। तो हमने हिमालयाज की बात कर ली, राइट, हमने प्लेन्स की बात कर ली, हमने प्लेटूज की बात कर ली जो हमारी कंट्री में है। अब हम बढ़ रहे हैं डेजर्ट की तरफ। तो जब हमने पिछला सेशन शुरू किया था तो मैंने आपको बताया था ना कि हमारी कंट्री बहुत रिच है, मतलब कल्चरली तो है ही, इतनी सारी लैंग्वेजेस, इतने सारे कल्चर्स, साथ ही साथ हर एक तरह का लैंडफॉर्म यहाँ पर देखने को मिलता है। तो 3 तरह के हम पढ़ चुके हैं, अब हम जा रहे हैं चौथे लैंडफॉर्म की तरफ जो कि हैं डेजर्ट्स। तो अब हम बात करते हैं थार डेजर्ट की। थार डेजर्ट जिसे द ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी बुलाया जाता है, एंड इट लाइज टुवर्ड्स द वेस्टर्न मार्जिन्स ऑफ द अरावली हिल्स। तो अरावली हिल्स देखो, ये वाला जो हमारी लार्जेस्ट स्टेट है, कौन सी थी लार्जेस्ट स्टेट? राजस्थान। तो राजस्थान में यहाँ पर कहीं है अरावली हिल्स और इसके वेस्ट की तरफ को हमें डेजर्ट देखने को मिलता है। सो दे आर लोकेटेड मोस्टली इन राजस्थान और
बाकी एक्सटेंड ये पाकिस्तान तक होता है। सो इट इज अ सैंडी प्लेन विद अनड्यूलेटिंग ड्यून्स। तो यहाँ पर पूरी सैंड भरी हुई है और जो मिट्टी है, जो रेत है, वो ऐसे अनइवन है काफी। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एक स्ट्रेट डेजर्ट है, बल्कि ऐसे ऊपर नीचे ऐसे बिल्कुल अनइवन है। एंड वन ऑफ द मेजर फिजियोग्राफिक फीचर्स ऑफ इंडिया। अब जो थार डेजर्ट है वहां पर क्लाइमेट कैसा होता है, वहां पर क्या बारिश होती है? तो आप मुझे बताओ, डेजर्ट है तो क्या बारिश होती होगी, लेकिन बड़ी ही कम होती होगी कि वहां पर प्लांट्स रह ही नहीं सकते। तो ये मोस्टली ड्राई और एरिड रीजन है और यहाँ पर जो एनुअल रेनफॉल नोट की गई है दैट इज बिलो 150 mm। और यहाँ पर इतनी हार्श कंडीशंस हैं कि यहाँ पर ना तो वेजिटेशन के लिए ये सूटेबल है और ना ही ये एग्रीकल्चर के लिए सूटेबल है। तो यहाँ पर पेड़ पौधे हार्डली आपको देखने को मिलेंगे। नाउ द फ्रीक्वेंट डस्ट स्टॉर्म्स एंड हाई टेम्परेचर्स इन द समर। तो ये वो रीजन्स है जहाँ पर समर्स में बहुत ज्यादा बारिश और बहुत ज्यादा डस्ट स्टॉर्म्स और बहुत ही हाई टेम्परेचर देखने को मिलता है। तो एरिया और रैंकिंग की बात करें तो थार डेजर्ट कवर्स 2,38,700 स्क्वायर किलोमीटर्स और ये वर्ल्ड का 7th लार्जेस्ट डेजर्ट है। एंड इट फॉर्म्स जो मेजर पोर्शन है वो वेस्टर्न इंडिया में है और उसके बाद ये पाकिस्तान की तरफ को एक्सटेंड होता है। तो मेजर पोर्शन इसका यहाँ पर है और इसके आगे ये पाकिस्तान को एक्सटेंड होता है, जिसे चोलिस्तान डेजर्ट के नाम से वहां पर बुलाते हैं। अब अगर हम इसकी बात करें तो मेजरली जैसे हमने बोला कि ये राजस्थान में है और राजस्थान में ये राजस्थान का जितना एरिया है उसके 61% हिस्से में सिर्फ और सिर्फ ये द ग्रेट इंडियन डेजर्ट है विच इज द थार डेजर्ट। सो इट इज अदर अफेक्टेड रीजन्स आर पंजाब, हरियाणा, गुजरात, पार्टली, मतलब थोड़ा पंजाब की तरफ, थोड़ा हरियाणा की तरफ, थोड़ा गुजरात की तरफ, लेकिन जो मेजर हिस्सा है वो है राजस्थान में। और राजस्थान में 61% ऑफ द राजस्थान इज द डेजर्ट, वो वहां पर ये थार डेजर्ट है। नाउ द स्पार्स पॉपुलेशन ड्यू टू द डेजर्ट कंडीशन। अब एक ऐसा रीजन है जहां पर बारिश बहुत कम होती है, एग्रीकल्चर के लिए सूटेबल नहीं है, जहां पर पानी की कमी रहती है, जहां पर डस्ट स्टॉर्म्स चलते हैं, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो ये वो रीजन है जहां पर रहना ना मुश्किल है इंसान के लिए, बहुत आसान लिविंग कंडीशंस नहीं है। इसलिए ये वाला जो रीजन है दिस इज स्पार्सली पॉपुलेटेड, यहाँ पर काफ़ी कम पॉपुलेशन देखी गई है। आगे बढ़ते हैं ड्रेनेज सिस्टम की तरफ। तो ड्रेनेज, अगर हम थार डेजर्ट की बात करें तो थार डेजर्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनलैंड ड्रेनेज। तो हम क्लास 6 में भी पढ़ते हैं, राइट? तो हम पढ़ते हैं कि कुछ डेजर्ट्स, कुछ ऐसे रिवर्स होती हैं जो जाके सी में नहीं मिलती हैं, वो वहीं पर मतलब लोकल वाटर बॉडीज में से कोई लोकल लेक्स हैं या लोकल पॉन्ड्स हैं, बस वहीं पर जाकर वो मिलेंगी, राइट? या कोई छोटा मोटा नाला है उसमें जाकर मिल जाएंगी, ना कि सी या ओशन में जाके मिलेंगी। ऐसी ड्रेनेज को जब रिवर्स सी या ओशन में जाके ड्रेन ना होने के बदले लेक्स, पॉन्ड्स या फिर जो भी लोकल वाटर बॉडीज हैं वहां पर ड्रेन होती हैं, तो उसे हम बुलाते हैं इनलैंड ड्रेनेज। ओके, तो याद रहेगा ना ये वर्ड, क्योंकि पूछा जा सकता है कि व्हाट इज इनलैंड ड्रेनेज, तो आपको पता होना चाहिए। नाउ द फ्यू रिवर्स मोस्टली सीजनल और एफिमरल, मतलब बहुत ही सीजनल रिवर्स हैं यहाँ पर। ऐसा नहीं है कि साल भर वहां पर पानी रहेगा, बहुत कम पानी देखा जाता है। सो रिवर्स डू नॉट रीच सी, आइदर डिसअपियर इनटू सैंड और ड्रेन इनटू सॉल्ट लेक्स। तो सी में नहीं पहुंचेगी, दैट इज द मीनिंग ऑफ द इनलैंड ड्रेनेज। तो या तो सैंड में ही डिसअपियर हो जाएंगी, ठीक है, तो पानी, सैंड ही पानी को एब्जॉर्ब कर लेगी जो कि अंडरग्राउंड वाटर बना देगा, और या तो वहां पर सॉल्ट लेक्स बन जाएंगी। द ओनली सिग्निफिकेंट रिवर ओवर हियर इन द थार डेजर्ट इज रिवर लूनी, जो रन ऑफ कच्छ की तरफ को फ्लो करती है। ओके, कहीं पर कोई डाउट तो आपको पता है, या तो आस्क क्वेश्चन सेक्शन में पूछना है या तो लर्नो हब स्वयं के साथ एक सेशन बुक कर लेना है। अब आगे बढ़ते हैं। नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट द ह्यूमन सेटलमेंट्स इन द थार डेजर्ट और द ग्रेट इंडियन डेजर्ट विच इज इन राजस्थान। थोड़ा थोड़ा पंजाब, हरियाणा और गुजरात की तरफ फैला हुआ है। सो द क्लाइमेटिक कंडीशंस दे आर हार्श एंड एरिड, वाटर कम है, स्पार्सली पॉपुलेटेड है क्योंकि डिफिकल्ट लिविंग कंडीशंस हैं एग्रीकल्चर के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए और अर्बन डेवलपमेंट के लिए। तो इसलिए यहाँ पर पॉपुलेशन
पॉपुलेशन काफी कम है। नाउ कमिंग ऑन टू द कोस्टल रीजन्स ऑफ इंडिया, तो देखो यहाँ पर हमने पढ़ ली माउंटेन रेंजेस अपनी, राइट, तो यहाँ पर भी अलग अलग तरह की माउंटेन रेंजेस पड़ी हैं। इसके नीचे हम आए तो यहाँ पर हैं हमारे प्लेन्स, उसके नीचे अगर हम यहाँ पर आए तो यहाँ पर हमारे प्लेटूज हैं, यहाँ पर हमारा डेजर्ट है, और अब हम ये कोस्ट की बात करने वाले हैं। ये जो बिल्कुल हमारे इंडिया का कोस्ट है, अब उसके बारे में बात करेंगे। तो कोस्टल रीजन्स की बात करें तो कोस्टल रीजन्स दे लाई अलोंग द एज ऑफ दिस पेनिनसुलर प्लेटू, तो ये पूरा पेनिनसुलर प्लेटू है हमारा, करेक्ट। इसके बिल्कुल ये जो एजेस है ना, बस इन एजेस में है हमारे कोस्ट्स, ठीक है, ये जो आप रेड लाइन देख रहे हो। तो इस तरफ है अरेबियन सी, तो यहाँ पर अरेबियन सी है, और यहाँ पर है बे ऑफ बंगाल, राइट। तो वेस्ट कोस्ट में अरेबियन सी, ईस्ट में हो गया बे ऑफ बंगाल। एंड इंडियाज कोस्ट लाइन, तो बेसिकली ये गुजरात के रन ऑफ कच्छ से शुरू होता है और ये जाता है ईस्ट तक इनटू द गैंगटिक डेल्टा इन द ईस्ट। तो ये याद रखना है, ये शुरू वेस्ट में कहाँ से होता है और ईस्ट में कहाँ पर है। तो ईस्ट और वेस्ट दोनों साइड से शुरू होता है और पूरा हमारा साउथ का एरिया कवर करता है। सो वेस्टर्न एंड ईस्ट कोस्टल प्लेन्स दे मीट एट दिस सर्दर्न मोस्ट टिप, जिसे हम कन्याकुमारी कहते हैं, जो कि मेन लैंड है बेसिकली वहां पर। तो यहाँ पर सर्दर्न मोस्ट टिप पे ये दोनों ही ईस्टर्न कोस्ट और वेस्टर्न कोस्ट मिलते हैं इस पॉइंट पर, राइट। तो अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजों की, और वो ये है कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दीज कोस्टल प्लेन्स। मतलब हम कोस्टल प्लेन्स की बात कर रहे हैं, इंडिया की कोस्ट लाइन काफी लंबी भी है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है? इंपॉर्टेंस ये है कि ये इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पर काफी फर्टाइल लैंड भी है। तो कुछ ऐसी क्रॉप्स हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जो सिर्फ इन कोस्ट के अलोंग ही पॉसिबल है, तो एग्रीकल्चर को सपोर्ट करा है। कोस्ट के अलोंग ट्रेड बहुत अच्छा होता है, साथ ही साथ टूरिज्म भी बहुत अच्छा होता है। तो लोग समुद्र देखने आते हैं, राइट, तो बीच पे एंजॉय करने आते हैं, तो टूरिज्म अच्छा होता है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अच्छी होती है, क्योंकि रॉ मटेरियल लेना और चीज़ों को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना बहुत अच्छा होता है। देन फिशिंग, तो ये तो मेन काम ही है कोस्टल एरियाज का, और सॉल्ट मेकिंग, क्योंकि आसपास समुद्र है तो वहां पर नमकीन पानी है, उस नमकीन पानी से नमक बनाने का काम भी ये करते हैं। तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में तो ये पॉइंट्स आ जाते हैं। दूसरा है स्ट्रैटेजिक पोर्ट्स, मतलब कुछ ऐसे पोर्ट्स जो होस्ट करते हैं मेजर पोर्ट्स ऑफ इंडिया। तो कुछ हैं वेस्ट कोस्ट के अलोंग और कुछ है ईस्ट कोस्ट के अलोंग, राइट। तो कांडला, मुंबई, नवाशेवा, मोरमुगांव, मैंगलोर, कोचिन, टूटिकोरिन, चेन्नई, विशाखापट्टनम, पारादीप, हल्दिया एंड कोलकाता। तो शुरू होता है वेस्ट में सबसे ऊपर से कांडला पोर्ट से, और जब हम जाते हैं टुवर्ड्स द ईस्ट तो सबसे ऊपर आते हैं ये हल्दिया और कोलकाता पोर्ट। बात क्लियर हो गई, आगे चलते हैं ना। इंडिया की जो कोस्ट लाइन है, इट इज अप्रोक्सीमेटली 7,516 किलोमीटर इंक्लूडिंग द आइलैंड्स। तो हमने इसमें जो हमारे लक्षद्वीप और अंडमान आइलैंड्स है उनकी कोस्ट को भी मिलाया है। सो एज द गेट वे फॉर द इंटरनेशनल ट्रेड, तो ये इंटरनेशनल ट्रेड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट गेटवेज हैं। दे सपोर्ट बोथ द नेचुरल हार्बर एंड द मैन मेड पोर्ट्स, तो यहाँ पर नेचुरल हार्बर्स भी हैं, मैन मेड पोर्ट्स भी हैं, और एंड दीज आर रिच इन मरीन बायोडाइवर्सिटी, और काफ़ी फर्टाइल कोस्टल प्लेन्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अब हम आ जाते हैं, अब जैसे हमने वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स को कंपेयर किया था, वैसे ही अब हम वेस्टर्न और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स को कंपेयर करने वाले हैं। और वैसे ही आपकी टीचर कैसे भी पूछ सकती है, तो मैंने अलॉन्ग विद द फीचर आपको सारे एक्सप्लेन मैं करूंगी। सबसे पहले है लोकेशन, तो अगर वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स की बात करें तो सोचो कहाँ पर होगा, ऑफ कोर्स वेस्ट में ही होगा, और ईस्ट वाला ईस्टर्न साइड पर होगा। सो इट इज अलोंग द वेस्ट कोस्ट ऑफ द इंडिया विच इज वॉश्ड बाय द अरेबियन सी, एंड दिस इज अलोंग द ईस्ट कोस्ट विच इज वॉश्ड बाय द बे ऑफ बंगाल। ओरिएंटेशन की बात करें तो वेस्ट कोस्ट नॉर्थ से ईस्ट की तरफ जाता है, इंटरसेक्टेड बाय द माउंटेन रिजेस। तो हमने देखा था बीच बीच में माउंटेन रिजेस हैं। नाउ इट रन स्मूथली फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ विद अ ब्रॉड एंड लेवल सरफेस। तो ये ऑलमोस्ट नॉर्थ ईस्ट से ही शुरू हो जाता है, नॉर्थ ईस्ट से नीचे की साउथ की तरफ आता है। इसकी विड्थ ये काफ़ी नैरो है,
जो हमारा वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है ये काफ़ी नैरो है, 50 to 60 किलोमीटर वाइड है। वहीं पर अगर हम ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स की बात करें तो ये ब्रॉड है, जिसकी रेंजेस है 80 से 100 किलोमीटर्स तक। ओके आगे बढ़ते हैं। नाउ कमिंग ऑन टू द रिवर डेल्टास। तो रिवर डेल्टास शॉर्ट होते हैं, स्विफ्ट रिवर्स होती हैं और ये डेल्टास नहीं बनाती हैं। लार्ज रिवर्स हैं, दे फॉर्म वाइड डेल्टास, एग्जाम्पल गंगा एंड महानदी। सॉइल की बात करें तो यहाँ पर कोर्स ग्रेन इनफर्टाइल सॉइल है एक्सेप्ट फॉर द मेलाबार कोस्ट। तो वेस्टर्न कोस्ट जो है ना ऑलमोस्ट इनफर्टाइल सॉइल से भरा है, लेकिन अगर आप ईस्टर्न साइड जाओगे तो ईस्टर्न साइड काफी फर्टाइल सॉइल से भरी हुई है, जहां पर फाइन अलुवियल सॉइल है विच इज फर्टाइल एंड विच इज वेरी गुड फॉर एग्रीकल्चर। पोर्ट्स की बात करें तो कोस्ट इज ब्रोकन एंड इंटेंडेड द गुड्स फॉर मेनी नेचुरल पोर्ट्स। ठीक है, और यहाँ पर कोस्ट काफी स्मूथ है, स्ट्रेट है, इसीलिए यहाँ पर कंपैरेटिवली कम पोर्ट्स देखने को मिलते हैं। तो ज्यादा पोर्ट्स कहाँ हैं, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में या वेस्टर्न में, बताओ। तो वेस्टर्न में ज्यादा है, ईस्ट में कम है। क्यों कम है? क्योंकि वेस्टर्न में क्या है, जो हमारी वेस्ट कोस्ट है ना वो काफी ब्रोकन है। ठीक है, ऐसे 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 चल रही है, लेकिन वहीं पर अगर हम ईस्टर्न में जाए तो ये काफी स्मूथ और स्ट्रेट है, तो यहाँ पर ना पोर्ट्स बनाना उतना आसान नहीं है। इसलिए रेनफॉल की बात करें तो जैसा ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स में था एग्जैक्टली सेम रेनफॉल का पैटर्न यहाँ पर भी होगा। वेस्टर्न घाट्स में ज्यादा बारिश होती थी, वैसे ही ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में बारिश ज्यादा है, क्योंकि वहां पर ये है हमारा वेस्टर्न घाट्स, राइट। तो वेस्टर्न घाट्स में बिल्कुल परपेंडिकुलर मॉनसून विंड्स आती हैं जो घाट से टकराती है और बहुत सारी बारिश कर देती है, और यहाँ पर मॉनसून विंड्स पैरेलल चलती हैं विद द ईस्टर्न घाट्स, तो इसीलिए यहाँ पर बारिश भी कम होती है। नाउ टोपोग्राफी। तो टोपोग्राफी की बात करें तो जो हमारे वेस्टर्न घाट्स है ना वो रॉकी हैं, स्टीप हैं, स्पेशली कॉन्कन कोस्ट एंड हैज बैक वाटर्स इन मेलाबार कोस्ट, राइट। सैंडी विद अलुवियम स्लोप जेंटली फॉर्म्स लगून जैसे कि चिलिका एंड पुलिकट। ओके, अब बात करते हैं इंडियन आइलैंड्स की। तो क्या आपको पता है कि इंडिया के पास 247 आइलैंड्स हैं इन टोटल, जिसमें से 204 बे ऑफ बंगाल में है, मतलब इस तरफ हैं ईस्ट में, और 43 अरेबियन सी और गल्फ ऑफ मुन्नार वेस्ट में है। सो द आइलैंड्स आर लोकेटेड ऑन बोथ ईस्टर्न एंड द वेस्टर्न साइड ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। तो इस तरफ है अंडमान निकोबार आइलैंड्स और अरेबियन सी में है लक्षद्वीप एंड मिनिकॉय आइलैंड्स। तो अब सबसे पहले बात करते हैं अंडमान निकोबार आइलैंड्स की। तो अंडमान निकोबार आइलैंड्स बे ऑफ बंगाल में हैं, दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम द सबमर्ज्ड फोल्ड माउंटेन्स व्हिच आर मेड अप ऑफ द वॉल्केनिक रॉक्स। तो आपको क्या पता है, वो फोल्ड माउंटेन्स हैं जो सबमर्ज हो चुकी हैं और वो बना रही हैं एक आइलैंड जिसे हमने अंडमान निकोबार आइलैंड्स बोला है, और ये फोल्ड माउंटेन्स वॉल्केनिक रॉक्स से बनी हुई हैं। इसमें है अंडमान आइलैंड जो नॉर्थ, मिडल और साउथ में है, और दूसरे हैं निकोबार आइलैंड्स। सो दे आर सेपरेटेड बाय 10 डिग्री चैनल। तो बेसिकली अगर कुछ ऐसे हैं हमारे अंडमान निकोबार आइलैंड्स, और ऊपर की तरफ है अंडमान, नीचे की तरफ है निकोबार आइलैंड्स। तो अंडमान आइलैंड्स और निकोबार आइलैंड्स बेसिकली सेपरेटेड हैं। किससे सेपरेटेड हैं? एक सी चैनल से, राइट। तो एक सी चैनल है यहाँ पर जिससे ये सेपरेटेड है, और इसकी जो पोजीशन है वो अराउंड 10 डिग्री नॉर्थ है, इसीलिए हम इसको क्या बुलाते हैं, इसे हम बुलाते हैं 10 डिग्री चैनल। और यहाँ की जो वेजिटेशन है इक्वेटोरियल टाइप वेजिटेशन देखने को मिलती है। यहाँ काफ़ी डेंस फॉरेस्ट है और वाइल्ड लाइफ भी है यहाँ पर। अंडमान निकोबार आइलैंड्स के कुछ की फैक्ट्स हैं, जैसे कि ग्रेट निकोबार आइलैंड्स इज द लार्जेस्ट आइलैंड इन निकोबार। इंदिरा पॉइंट जो कि सदर्न मोस्ट टिप है इंडिया का, वो भी ग्रेट निकोबार आइलैंड्स में ही है। बैरन आइलैंड्स आर द ओनली एक्टिव वॉल्केनो इन इंडिया। इंडिया में सिर्फ एक ही एक्टिव वॉल्केनो है और वो है बैरन आइलैंड्स। नाउ नाकोडम आइलैंड्स जो भी वॉल्केनिक ओरिजिन में है, और जो अंडमान आइलैंड्स है इज लार्जर देन द निकोबार आइलैंड्स। तो अंडमान आइलैंड्स निकोबार आइलैंड से बड़े हैं, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं, याद रखना, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कमिंग ऑन टू लक्षद्वीप एंड द मिनिकॉय आइलैंड्स। सो लोकेटेड इन द अरेबियन सी। तो ये इस तरफ को है यहाँ पर, ठीक है। तो इतने भी लंबे नहीं हैं।
राइट। तो इसको थोड़ा सा अच्छे से बनाते हैं, रफली बनाएंगे लेकिन थोड़ा बेटर बनाएंगे। तो ये ऑलमोस्ट यहाँ पर है अरेबियन सी में। सो दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम द कोरल डिपॉजिट। जैसे कि अगर हम उस तरफ की बात करें तो वो वॉल्केनो से बने हुए हैं, लेकिन ये कोरल डिपॉजिट से बने हैं नियर द मैलाबार कोस्ट इन केरला। तो ये जो हम मैलाबार कोस्ट पढ़ रहे थे तो वो कहाँ पर है, वो है यहाँ पर केरला में। सो दीज आइलैंड्स आर नियर टू केरला in the Arabian Sea. Now these are the coral islands, very different from the volcanic Andaman and Nicobar Islands. तो जो Andaman Nicobar Islands हैं वो एक submerged mountain है। वो mountain जो volcanic eruption से बनी थी, volcano से बनी थी। तो volcano जब लावा ठंडा हुआ तो वो rocks बन गई और उसी rock से बना है ये island which is Andaman and Nicobar Islands। लेकिन जो हमारे लक्षद्वीप और मिनिकॉय आइलैंड्स हैं ये काफी डिफरेंट हैं, क्योंकि ये कोरल से बने हुए आइलैंड्स हैं। ठीक है, तो दोनों में फर्क पता होना चाहिए। नेक्स्ट वी विल बी टॉकिंग अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। तो देखो, हमने अपनी कंट्री की बात की, हमारी कंट्री कहाँ पर है, कैसी है, हमारी कंट्री में क्या क्या है। नाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी नो वी आर कल्चरली वेरी रिच। अगर हम बात करें प्लांट्स की, एनिमल्स की, अगर डिफरेंट लैंड फॉर्म्स की, हमारे पास सब कुछ है। तो हमें ज़रूरत किस चीज़ की है, हमें ज़रूरत है कंजर्वेशन की। सो कंजर्वेशन का मतलब होता है केयरफुली प्रिजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन, जो कि एक प्लान्ड मैनेजमेंट के थ्रू किया जाता है। सो इट प्रिवेंट्स एक्सप्लॉयटेशन, डिस्ट्रक्शन एंड नेग्लेक्ट। तो इसका काम है कि एक्सप्लॉयटेशन रोको एनिमल्स की और फॉरेस्ट की और वाइल्ड लाइफ की, उनको डिस्ट्रॉय मत करो, राइट, और उनको नेग्लेक्ट मत करो। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। तो दीज आर सम ऑफ द पॉइंट्स फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। तो हम अलग अलग चीजें पढ़ेंगे कंजर्वेशन के बारे में, नेशनल पार्क्स, बायोस्फीयर रिजर्व्स, ये सब कुछ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि हम अपनी फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को कंजर्व कैसे कर सकते हैं। तो इंडिया में हमारी वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स लिए गए हैं, जिनमें से हैं बायोस्फीयर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स, जूलॉजिकल पार्क्स एंड बोटानिकल गार्डन्स। तो इन सब में से कुछ चीजें हम पढ़ेंगे आगे। तो एक क्वेश्चन है इससे पहले कि हम इन मेथड्स के बारे में पढ़ें, तो एक क्वेश्चन है और वो ये है कि व्हाई कंजर्वेशन इज इम्पोर्टेंट। कि हमें क्या जरूरत है कि हम प्लांट्स और एनिमल्स को बचाते रहें, हम अपना देखेंगे वो अपना देखें, राइट, लेकिन ऐसा नहीं है। सो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन प्रोटेक्ट, इनका मेन एम है कि जो भी एंडेंजर्ड स्पीशीज है, मतलब वो प्रजातियां, वो स्पीशीज जो खत्म होने वाली हैं, उनको प्रोटेक्ट करना उनके नेचुरल एनवायरमेंट में। क्योंकि अगर आपको उठा के कहीं और फेंक दिया जाए, डाल दिया जाए मतलब, तो आप वहां पर सरवाइव शायद थोड़े दिन कर जाओ, शायद ना करो, या बिल्कुल हार मान जाओ। लेकिन अगर आप अपने नेचुरल एनवायरनमेंट में रहोगे तो आप एकदम हेल्दी रहोगे, हैप्पी रहोगे। आपको किसी और के घर में बोला जाए कि अब से आपको वहीं रहना है, आपको वो बिल्कुल नहीं पसंद, उनके घर का माहौल नहीं पसंद, तो आप वहां रह पाओगे? नहीं रह पाओगे। सेम इज द केस विद द वाइल्ड लाइफ। तो अगर हम वाइल्ड लाइफ को बचाना चाहते हैं, अगर हम एंडेंजर्ड स्पीशीज को बचाना चाहते हैं, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उनके नेचुरल हैबिटेट को प्रोटेक्ट करें। तो जो हमारे फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ हैं, ये काफी डेलिकेट इकोलॉजिकल बैलेंस में चलते हैं। तो अगर एक स्पीशीज खत्म हो गई, तो आपने फूड चेन के बारे में पढ़ा हुआ है, राइट, हम बायो में भी पढ़ते हैं फूड चेन के बारे में। तो फूड चेन ना एक बड़ा ही डेलिकेट सा एक इकोसिस्टम है। तो अगर मान लो ये हैं कुछ एनिमल्स की फूड चेन, ठीक है, जिसमें सबसे नीचे आते हैं प्रोड्यूसर, सबसे पहले प्रोड्यूसर्स आते हैं। तो अब मैं मानूं मैं स्पीशीज सी को मैं यहाँ से हटा दूं तो क्या होगा? तो एक तो बी की पॉपुलेशन बढ़ जाएगी क्योंकि उसको खाने के लिए कोई नहीं है, और डी वाले जो है वो भूखे ही मर जाएंगे क्योंकि उनके पास सी वाली स्पीशीज खाने के लिए नहीं है। तो ये बैलेंस, ये पूरा फूड चेन, ये फूड वेब बहुत ही डेलिकेट है। तो इसको बचाए रखने के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम प्लांट्स और एनिमल्स को अच्छे से बचाए रखें। और ये सिर्फ प्लांट्स और एनिमल्स को बचाने के लिए नहीं है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो अगर हम इनके साथ इनको डिस्टर्ब करते हैं, नेचुरल प्रोसेस को डिस्टर्ब करते हैं, नेचर को डिस्टर्ब करते हैं, तो इसके साइड इफेक्ट्स हम भी देख रहे हैं। कैसे? जैसे कि क्लाइमेट चेंज, जैसे कि क्रॉप फेलियर। तो ये जो हो रहा है ना कि बाढ़ आ जा रही है, क्लाउड बर्स्ट हो रहे हैं, तो ये उसी का रिजल्ट है।
नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, दे आर एसेंशियल फॉर इकोलॉजिकल बैलेंस, और उनके एक्सटेंशन से इवन हमारी लाइफ भी नेगेटिवली इम्पैक्ट हो रही है। डिफॉरेस्टेशन थ्रेटन्स द एंडेंजर्ड स्पीशीज एंड द ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी। तो ग्लोबली एक स्पीशीज के खत्म होने से ग्लोबली पूरी डाइवर्सिटी पर अफेक्ट पड़ता है। नाउ द ह्यूमन डिपेंडेंस ऑन द फॉरेस्ट। अब बात यह है कि हम क्यों कैसे डिपेंडेंट है फॉरेस्ट के ऊपर। सो पीपल इन रूरल और द फॉरेस्ट एरिया दे डिपेंड ऑन द फॉरेस्ट फॉर लाइवलीहुड। तो जो रूरल एरियाज में रहते हैं या फॉरेस्ट के आसपास रहते हैं वो फॉरेस्ट के ऊपर काफी ज्यादा डिपेंडेंट होते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। देन इंडस्ट्रीज का भी, जो फॉरेस्ट इंडस्ट्रीज चलती है फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स से, जैसे टिम्बर, पेपर, रबर, सब फॉरेस्ट से आता है। एनिमल जैसे कि बंगाल टाइगर, ब्लैक बक, एशियन एलिफेंट, नीलगिरी तहर, दे आर बिकमिंग एक्सटिंक्ट, मतलब वो ऑलमोस्ट बस वो खत्म होने ही वाले हैं। नाउ द मेडिसिनल प्लांट्स फ्रॉम फॉरेस्ट आर यूज्ड इन आयुर्वेदा एंड मॉडर्न मेडिसिन। तो जो हमारी दवाइयां भी बनती हैं उनका जो मेजर सोर्स है वो यही फॉरेस्ट्स है। तो इनको बचाना, हर एक स्पीशीज को बचाना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देन वाइल्ड लाइफ हेल्प्स इन ब्रीडिंग एंड मेंटेनिंग द फूड चेन। तो जैसे अभी हमने बात की कि अगर हम एक भी मेंबर को हटा देते हैं ना फूड चेन से, तो पूरी की पूरी साइकिल जो है, पूरा का पूरा इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। नाउ द रोल ऑफ अवेयरनेस एंड प्रोटेक्शन। सो कीपिंग वाइल्ड लाइफ ओनली इन जूज इज नॉट इनफ, कि जू में रख दिया इनफ है। जू उनका नेचुरल हैबिटेट नहीं है, वहां पर आपने उनको पिंजरे में बंद करके रखा है। अपनी मर्जी का खाने को दोगे, अपनी मर्जी से, आपकी मर्जी से वो इधर उधर नहीं, मतलब आपकी मर्जी से ही वो इधर उधर जाएंगे, उनकी अपनी मर्जी का कुछ नहीं है। तो वो कोई सही तरीका नहीं है। दे मस्ट लिव फ्रीली इन देयर नेचुरल हैबिटेट। अब वही बात है कि आपको एक कमरे में बंद कर दिए, वहीं पर खाना दे रहे हैं, अब पढ़ो, खाना खाओ, वहीं पर अटैच वॉशरूम में, ना कहीं खेलना जाना, ना कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, क्या आप जी पाओगे? नहीं। तो हम सेम करते हैं जू में एनिमल्स के साथ। सो वी शुड अवॉइड डूइंग दैट। सो नीड इज फॉर डिक्लेयरिंग द नेशनल पार्क्स एंड रिजर्व फॉरेस्ट। तो हमारी आज की जरूरत है कि फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को प्रिजर्व करने के लिए हम नेशनल पार्क्स और रिजर्व फॉरेस्ट जैसी चीजें बनाएं, जहां पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इंश्योर करे कि रिसोर्सेज प्रॉपरली मैनेज हों। एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी एडुकेट पीपल। लोगों को एडुकेट करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब बात करते हैं इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। तो इंडिया में वाइल्ड लाइफ को और फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ लॉज बनाए गए, जिनमें से था 1972 में बनाया गया इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, जिसके तहत हैबिटेशन प्रोटेक्शन प्रोविजन आया कि जो एनिमल्स हैं उनका नेचुरल हैबिटेट को प्रोटेक्ट करना, जो प्रोटेक्टेड स्पीशीज हैं उनकी लिस्ट को पब्लिश किया गया, लीगल रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हंटिंग, पोचिंग एंड ट्रेड ऑफ एनिमल्स पे, नेशनल पार्क्स सेंचुरीज वर सेट अप अक्रॉस द इंडिया। तो जहां पर सिर्फ 5 नेशनल पार्क्स हुआ करते थे, उसके बाद 2007 में देयर वर अराउंड 95 नेशनल पार्क्स विच वर मेड after this act. Then conservation projects for specific endangered species। तो जो endangered species थी उनके लिए specific conservation projects बनाए गए, उनकी species को बचाए, उन species को बचाए रखने के लिए। Then coming on to the national parks। तो national parks क्या होते हैं? national parks मतलब एक ऐसा बड़ा सा एरिया होता है लैंड का जो गवर्नमेंट प्रोटेक्ट करती है। यहाँ पर नेचुरल ब्यूटी को, प्लांट्स को और एनिमल्स को कंजर्व किया जाता है। मतलब ये बड़े बड़े एरियाज होते हैं, फॉरेस्ट होते हैं, जो नेशनल पार्क्स जिन्हें बुलाया जाता है, और यहाँ पर वहाँ पर मिलने वाले प्लांट्स, एनिमल्स और वहाँ की नेचुरल ब्यूटी को प्रोटेक्ट किया जाता है। सो पब्लिक इज अलाउड टू विजिट, enjoy the natural habitat, लेकिन किसी भी तरह की एक्टिविटीज जैसे कि हंटिंग, पोचिंग, डिफॉरेस्ट्रेशन ये स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड होते हैं। तो यहाँ पर ना आपको कुछ नेशनल पार्क्स के नाम मिलेंगे। जैसे अगर हम यहाँ पर आए तो हेमिस जो नेशनल पार्क लद्दाख में है, फिर उत्तराखंड में वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क है, फिर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, राजस्थान में रणथंभौर नेशनल पार्क, गुजरात में गिर है, मध्य प्रदेश में कान्हा नेशनल पार्क है, असम में जाओ तो काजीरंगा नेशनल पार्क है, देन वेस्ट बंगाल में सुंदरबंस है, नीचे आ जाओ तो
मुदुमलई तमिलनाडु में और पेरियार नेशनल पार्क केरला में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स हैं। और इसके सिवा अगर आप अपनी बुक देखो ना तो काफी सारे नेशनल पार्क्स हैं, तो आपको पता होना चाहिए कौन सा नेशनल पार्क कहाँ है। तो ज्यादा कुछ नहीं, तो ये पता होना चाहिए कि कौन सी स्टेट है, और उस स्टेट में अगर आपको मार्क करने के लिए दे दिया जाए तो वो आप मार्क कर पाओ। Then the first national park was हेलेज नेशनल पार्क, जो 1935 में एस्टैब्लिश हुआ था, जिसे बाद में रीनेम किया गया इनटू द जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो आपने सुना होगा, उत्तराखंड में आप लोग गए भी होंगे, तो वो उससे पहले हेलेज नेशनल पार्क बुलाया जाता था ना। 1970 में जहां पर सिर्फ 5 नेशनल पार्क्स थे, वहीं पर 2007 अप्रैल 2007 तक इनका नंबर बढ़कर 96 हो गया था। तो दिस ऑल केम अंडर, ये जो गवर्नमेंट ने अलग अलग कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स और स्कीम्स लॉन्च किए, उसके अंडर ये 5 से 96 तक बढ़ गए। कुछ पॉपुलर हैं जैसे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड, रणथंभौर राजस्थान, आर फॉर राजस्थान, आर फॉर रणथंभौर, काजीरंगा असम, ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है। देन अंशी कर्नाटका में, बंधवघर नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में, और डाचिंगम नेशनल पार्क जम्मू एंड कश्मीर में। ये कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स हैं जिनके नाम, उनकी लोकेशंस आपको पता होने चाहिए। नाउ कमिंग ऑन टू द बायोस्फीयर रिजर्व्स। अब बात करते हैं बायोस्फीयर रिजर्व्स की। तो बायोस्फीयर रिजर्व्स क्या होते हैं? ये बेसिकली वो एरियाज होते हैं जहां पर बहुत सारी स्पीशीज डाइवर्सिटी होती है। इनका काम भी यही होता है कि अलग अलग स्पीशीज को, प्लांट्स, एनिमल्स की स्पीशीज को एक पर्टिकुलर रीजन में सेफ गार्ड करना। They help to maintain the ecological balance by protecting wildlife population and interaction with the environment। ये वो एरियाज हैं जहां पर एनिमल्स, प्लांट्स के साथ साथ ह्यूमंस की पॉपुलेशंस को भी प्रोटेक्ट किया जाता है, और ये सब आपस में मिलजुल कर रहती हैं और एक इकोलॉजिकल बैलेंस बनाए रखती हैं। नाउ कमिंग ऑन टू द डेफिनेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी होता क्या है? बायोडाइवर्सिटी इज अ वेराइटी ऑफ स्पीशीज जिसमें प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रोब सब आते हैं जो एक ही इकोसिस्टम में रहते हैं, तो उसे हम बायोडाइवर्सिटी बुलाते हैं। मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स की एक डाइवर्सिटी, एक ऐसा एरिया जहां पर बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, बहुत सारी स्पीशीज एक साथ रहती हैं। सो गवर्नमेंट का क्या रोल है यहाँ पर बायोस्फीयर रिजर्व्स में? तो अगर हम देखें तो गवर्नमेंट ने ये बायोस्फीयर रिजर्व्स एस्टैब्लिश किए हैं जिनका काम है टू कंजर्व वाइल्ड लाइफ, flora and fauna, and also to protect the habitat of human communities living in these area। तो plants, animals, microbes को तो प्रोटेक्ट करना ही है, साथ ही साथ वहां पर रह रही ह्यूमन कम्युनिटीज को भी प्रोटेक्ट करना गवर्नमेंट का काम है। सो these are the areas defined and protected by the government। तो ये वो एरियाज हैं जिनको गवर्नमेंट ने डिफाइन किया है कि ये बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, और उनको प्रोटेक्ट भी गवर्नमेंट ही कर रही है। तो अभी तक अगर हम देखें तो कुछ बायोस्फीयर रिजर्व्स की यहाँ पर लिस्ट है मेजर: अर्चनाकर, अमरकंटक, देन अगस्त्यमलई, दिब्रू सिखोवा, दिहांग, दिबांग, ग्रेट निकोबार, गल्फ ऑफ मन्नार, कच्छ, कंचनजंगा एंड मानस। और इसके साथ कुछ और: नंदा देवी, नीलगिरीज, नौकरिक, पंचमार्ही, सिमिपल, सुंदरबंस, कोल डेजर्ट्स एंड शीशाचलम हिल्स। तो ये हैं कुछ बायोस्फीयर रिजर्व्स, नाम याद रख लेना। नाउ कमिंग ऑन टू द वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। तो ये क्या होती हैं? ये सिर्फ वाइल्ड लाइफ तक ही सीमित होती हैं। अब आते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। दीज आर द एरियाज डिमार्केटेड बाय द गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट प्लांट्स एंड द एनिमल स्पीशीज। तो ये वो एरियाज हैं जहां पर सिर्फ प्लांट्स और एनिमल स्पीशीज को प्रोटेक्ट किया जाता है। ये प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं जहां पर ह्यूमन एक्टिविटीज जैसे कि हंटिंग करना या पेड़ों को काटना, ये सब प्रोहिबिटेड होता है। एरिया का कवरेज, तो टोटल एरिया अगर हम इंडिया में देखें तो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में, जो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के लिए जो टोटल प्रोटेक्टेड एरिया है वो है 3.29 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स। और इंडिया में देयर आर मोर देन 500 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो अभी एग्जिस्ट करती हैं। देन कमिंग ऑन टू देयर पर्पस क्या है? इनका पर्पस है कि वाइल्ड लाइफ को उनके नेचुरल हैबिटेट में कंजर्व करना, प्रिवेंट द एक्सटिंक्शन ऑफ एंडेंजर्ड फ्लोरा एंड फौना। तो फ्लोरा क्या होता है? फ्लोरा होते हैं प्लांट्स और फौना होते हैं एनिमल्स।
उसके बाद आते हैं मेंटेन द इकोलॉजिकल बैलेंस। ऑल्सो जब प्लांट्स और एनिमल्स प्रोटेक्टेड रहेंगे, नेचर एकदम सेफ रहेगी, तो इकोलॉजिकल बैलेंस भी बना रहेगा, उसको बनाए रखना वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज का एक पर्पस है। देन द पॉपुलर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन इंडिया, याद रखनी है ये सारी। सबसे पहले गिर नेशनल पार्क एंड सेंचुरी, जी फॉर गिर, जी फॉर गुजरात, राइट। पेरियार, यहाँ पर एशियाटिक लायंस के लिए ये फेमस है, राइट। फिर आते हैं पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो केरला में है, जो एलिफेंट्स के लिए फेमस है, ठीक है। फिर आते हैं सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो राजस्थान में है। सो दीज वर द डिफरेंट प्रोटेक्टेड एरियाज जो गवर्नमेंट ने डिफाइन किए हैं और कंजर्वेशन के लिए कुछ स्टेप्स उठाए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम आवर टुडे सेशन। अभी भी चैप्टर बाकी है, क्लाइमेट सीजन्स के बारे में पढ़ना बाकी है, तो ये सब हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर में। टिल देन यू ऑल टेक केयर एंड एज यू ऑल नो, लर्नो हम मतलब फ्री है पर बेस्ट है।